हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सिविल सिग्नल। ठीक है, और मेरा नाम है शिवी। हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं एमपीपीएससी 2020 का पेपर 1 का पार्ट 1 में हम ऑलरेडी स्टार्टिंग के 50 क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं और जो लास्ट 50 क्वेश्चन है वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। आपको पता होगा एमपीपीएससी प्री में 2 पेपर होते हैं, GS1 एंड GS2। ठीक है, GS1 में 100 क्वेश्चन होते हैं, उसमें 50 क्वेश्चन जो हम पार्ट 1 में डिस्कस कर चुके हैं, 50 क्वेश्चन जो है हम पार्ट 2 में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। 51st नंबर के क्वेश्चंस में से हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको, जिससे कि आपको समझने में इजी रहेगा। ठीक है, चलिए 51 का क्वेश्चन क्या है। 51 क्वेश्चन नंबर बोल रहा है कि इंडियन नेशनलिज्म इन द मिडिल ऑफ 19th सेंचुरी वाज इन एम्ब्रियोनिक स्टेज वाज द हिस्टोरियन विद रिगार्ड टू द फैक्ट। मतलब इंडियन नेशनलिज्म जो था वो 19th सेंचुरी में एम्ब्रियोनिक स्टेज में था, मतलब इनिशियल स्टेज में था। ये किस हिस्टोरियन ने बोला था, किस हिस्टोरियन के अकॉर्डिंग ऐसा था? तो डॉक्टर आर.सी. मजूमदार और डॉक्टर एस.एन. सेन, ये दो जो थे, इन्होंने बोला था कि जो इंडियन नेशनलिज्म में 19th सेंचुरी में वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में है। ठीक है, ये दोनों कौन थे? हिस्टोरियन और प्रोफेसर थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 52। Who was the correspondent of the newspaper Times published from the London in 1857 wrote that nobody in the North India look at the white man विथ अ फ्रेंडली व्यू? मतलब क्या हुआ इसका? देखो, इसका मतलब ये है, पहले तो इसका आंसर है ए ऑप्शन, WH रसल। इसका मतलब ये है कि जो न्यूज़पेपर था टाइम्स में, उसमें लंदन में पब्लिश किया था 1857 में, उन्होंने लिखा था नॉर्थ इंडिया में कोई भी व्हाइट मैन की जो कार होती है उसको फ्रेंडली तरीके से नहीं देखता है। ये किसने बोला था? तो WH रसल ने ऐसा पब्लिश किया था न्यूज़पेपर में। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 53। हु स्पीक ऑफ इंडिया सेल्फ रिलायंट सोशल सिस्टम द रूरल सिस्टम इन इंडिया इज एट अ टिनी रिपब्लिक? ये किसने बोला था कि इंडिया एक जो है वो सेल्फ रिलायंट सोशल सिस्टम है, जहां रूरल सिस्टम जो है इंडिया का वो एक छोटा फॉर्म है रिपब्लिक का? ये बोला था चार्ल्स मेटकाफ ने बोला था। किसने बोला था? चार्ल्स मेटकाफ ने बोला था। क्वेश्चन नंबर 54। हाउ मेनी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज वर एस्टेब्लिश्ड बाय द 1956 स्टेट रीस्ट्रक्चरिंग एक्ट? तो जब आपने पॉलिटी का ये क्वेश्चन है, पॉलिटी में हमने पढ़ा था कि जब स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन किया गया था, तो स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन करने पर कितने स्टेट्स और यूटीज बने थे? 14 स्टेट और 6 यूटीज बने थे। और प्रेजेंटली अभी कितने स्टेट्स है? 28 स्टेट्स है और 8 यूटीज है। ठीक है, 8 यूटीज कैसे हुई? 9 होनी चाहिए। जम्मू कश्मीर का बाइफरकेशन हुआ, पहले 7 थी। ठीक है, तो उसके बाद अब 2 और बढ़ गई तो 9 हो गई। फिर लेकिन दादरा एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव को क्या कर दिया है? मर्ज कर दिया है। इस वजह से ये जो 9 यूटीज है वो किस में कन्वर्ट हो गई है? 8 यूटीज में कन्वर्ट हो गई है। क्वेश्चन नंबर 55। व्हेन वाज द स्पेशल राइट एंड द प्रीवी पर्स एंजॉयड बाय द इंडियन प्रिंसली स्टेट्स एबॉलिश? प्रीवी पर्स मतलब ये जो जितने इंडियन प्रिंसली स्टेट्स थे, इनको इंडिया में मर्ज करने के लिए प्रीवी पर्स दिया गया था, जिसमें इनको फिक्स्ड पेंशन दी जाती थी। तो कुछ उनको स्पेशल राइट्स और कुछ प्रिविलेजेस दिए जाते थे, उसको प्रीवी पर्स बोलते थे। ठीक है, तो ये कब तक इन्होंने किया था? 1971 में। 1971 का एक अमेंडमेंट हुआ था। कौन सा अमेंडमेंट था वो? 26th अमेंडमेंट हुआ था। 26th अमेंडमेंट हुआ था 1971 में, और उसके बाद ये प्रीवी पर्स वाला जो सिस्टम था उसको एबॉलिश कर दिया गया था। क्लियर? फिर 56 नंबर का क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन डेवलप्ड इंडियन रोबोट नेम्ड व्योम मित्रा? व्योम मित्रा किसने, किस इंडियन रोबोट मतलब किस ऑर्गेनाइजेशन ने डेवलप किया था? तो व्योम मित्रा जो है वो इसरो ने डेवलप किया था गगनयान के साथ भेजने के लिए। ये एक ह्यूमनॉइड रोबोट है। ठीक है, हाफ ह्यूमनॉइड रोबोट है व्योम मित्रा। क्वेश्चन नंबर 56। अकॉर्डिंग टू द गार्टनर 4 फेज मैच्योरिटी मॉडल कैन बी अरेंज इन द सीक्वेंस ऑफ? गार्टनर का 4 फेज मैच्योरिटी मॉडल के अकॉर्डिंग कैसे अरेंज किया जा सकता है? पहला स्टेज होता है इंफॉर्मेशन का, दूसरा होता है इंटरेक्शन का, तीसरा होता है ट्रांजेक्शन का, और चौथा होता है ट्रांसफॉर्मेशन का। यही करते हैं ना हम, पहले इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं साइट से, फिर इंटरेक्ट करते हैं उस पर्टिकुलर वेबसाइट के साथ, फिर ट्रांजेक्शन करते हैं अगर हमको प्रोडक्ट पसंद आ गया तो, फिर उसके बाद ट्रांसफर होता है इधर से उधर। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती हैं ग्रेटनर के 4 फेज मॉडल में। फिर आएगा हमारा क्वेश्चन नंबर
देखो क्वेश्चन नंबर 58 क्वेश्चन है, अ सोशल नेटवर्क कैन बी रिप्रेजेंटेड एज। सोशल नेटवर्क को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको हमेशा ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। ये सारे क्वेश्चन जो है वो किससे हैं, इसके पहले वाला 57 क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन, ये आईटी वाला इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59, IPv6 प्रोटोकॉल डिफाइंस एन आईपी एड्रेस ऑफ। आईपी एड्रेस जो होता है IPv6 में, वर्जन 6 में कितने बिट का होता है, तो 128 बिट का होता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 60, इट इज अ मेथड ऑफ मेकिंग ऑटोमेटिक प्रिडिक्शन अबाउट द इंटरेस्ट ऑफ अ यूजर बाय कलेक्टिंग प्रेफरेंसेस। देखो यूजर का क्या इंटरेस्ट है ये पता करने के लिए ऑटोमेटिक प्रिडिक्शन करते हैं ना, जैसे हम गूगल पे कुछ भी सर्च करते हैं फिर उसके बाद वो ऑटोमेटिकली हमको दिखने लग जाता है। तो ये ऑटोमेटिक प्रिडिक्शन कैसे किए जाते हैं, इसकी क्या मेथड होती है, तो इसको बोलते हैं हम कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग की जाती है। क्या की जाती है, कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग की जाती है, डी ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट रिकॉर्डेड द लोएस्ट डिकेडल ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। 2011 का सेंसस है, ठीक है। 2011 सेंसस आपको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है, इससे बहुत क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। 2011 के सेंसस से आपको एक या दो क्वेश्चन जो है वो आपको एमपी के एग्जाम में मिल ही जाएंगे। तो नागालैंड इसका आंसर है। नागालैंड में माइनस में 0.58% ग्रोथ हुआ था, मतलब वहां की पॉपुलेशन डिक्रीज हुई थी, ठीक है, इंडियन सेंसस 2011 के साथ। और कहाँ पे हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट था, तो मेघालय जो था वहां पे हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट देखा गया था, कितना परसेंट, 27.8%। और ओवरऑल इंडिया का जो पॉपुलेशन ग्रोथ हुआ था 2001 से लेके 2011 के बीच में, वो कितना था, 17.69% था, ठीक है। कितना था, 17.69। अगर आप ये सिंपल 2 डिजिट भी याद रखोगे ना, तो इतना आपको गैस कर सकते हैं, गैस वर्क आपका काम कर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रॉ मटेरियल फॉर द फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। फर्टिलाइजर इंडस्ट्री के लिए कौन सा रॉ मटेरियल नहीं होता है, तो कास्टिक सोडा नहीं होता है, क्योंकि कास्टिक सोडा क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, जो पेपर की मैन्युफैक्चरिंग में, सोप्स में, डिटर्जेंट में, पेट्रोलियम प्रोडक्ट में यूज किया जाता है। फिर नेफ्ता तो यूज किया जाता है, इसके वजह से हाइड्रोजन और एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन मिलती है प्लांट्स को। जिप्सम कैल्शियम के लिए यूज किया जाता है, और सल्फर जो होता है वो एंजाइम्स और विटामिन प्रोवाइड करता है। तो ये तीनों यूज किए जाते हैं रॉ मटेरियल फॉर द फर्टिलाइजर, लेकिन कास्टिक सोडा नहीं यूज किया जाता, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 63, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। कौन कौन से पेयर जो है वो करेक्टली मैच नहीं है। अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कौन कौन सी माउंटेन पीक जो है वो कौन कौन से कॉन्टिनेंट में आती हैं, उसके हिसाब से आप बता सकते हैं कि कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, ठीक है। तो देखो किलिमंजारो अफ्रीका में आता है, ये तो सही है। माउंट मैकिनले नॉर्थ अमेरिका में आता है। एल्ब्रूस एशिया में आता है कि नहीं, ये डाउटफुल है। अकांकागुआ भी साउथ अमेरिका में आता है, तो इसका ऑप्शन होगा सी। एल्ब्रूस एक्चुअली में एक माउंटेन नहीं है, ट्रू माउंटेन पीक नहीं है, इस वजह से इसको ये करेक्टली मैच में नहीं आएगा। क्लियर। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो आपको आ सकते हैं ज्योग्राफी में, ठीक है। तो ज्योग्राफी में आपको माउंटेन्स हुए, फिर ओशियन करंट्स हुए, वार्म करंट कहाँ से फ्लो होता है, कोल्ड करंट कहाँ से फ्लो होता है, डेजर्ट कहाँ पर है, फिर ग्रासलैंड कहाँ पर है, ये सारे अच्छे से करके जाने टेबल फॉर्म में। क्लियर। मैं इनकी एक टेबल आपको प्रोवाइड करा दूंगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 64, मैच लिस्ट 1 विद द लिस्ट 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स बिलो। अब देखो लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है, इकोनॉमिक एक्टिविटी दी है और कंट्री दी है, ठीक है। ये भी एक ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन है देखो, पहला कमर्शियल डेयरी फार्मिंग का होती है, डेनमार्क में होती है। उसके बाद ग्रेन फार्मिंग का होती है, अर्जेंटीना में होती है। प्लांटेशन फार्मिंग मलेशिया में होती है, और फ्रूट प्रोडक्शन जो होता है वो फ्रांस में होता है। इसमें एक आप तुक्का भी लगा सकते हो अगर आपको ज्यादा पता ना हो, लेकिन आपको ये पता है कि फ्रूट प्रोडक्शन जो होता है वो कहाँ से आता है, फ्रांस से आता है। तो अगर आप डी से 2 को कनेक्ट करेंगे तो ये भी ऑप्शन में सिर्फ ए ऑप्शन में, तो ये आप एक गैस वर्क कर सकते हो इस टाइप से। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 65, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया हैव द हायर अपॉर्चुनिटी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द विंड पावर। कौन से स्टेट है जहां पे विंड पावर का डेवलपमेंट सबसे ज्यादा हो सकता है, तो वो है तमिलनाडु और गुजरात, ठीक है। ये दो जो स्टेट है वहां पे बहुत ज्यादा आपको विंड पावर का प्रोडक्शन देखने को मिलेगा, क्योंकि कोस्टल एरिया है और वहां पे विंड का फ्लो अच्छा है, इस वजह से वहां विंड पावर डेवलपमेंट प्लांट्स भी लगे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 66, अशोका won the Avanti Mahajanpada and merged with the Mauryan Empire during the Bindusara rule. What text does it refers to? तो इसका आंसर है ए ऑप्शन, समंत प्रसादिका ऑफ दी बुद्ध घोष, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस जैसा आया था, मतलब बहुत डीप में हिस्ट्री पूछा गया था। आगे के 2-3 क्वेश्चन है वो भी हिस्ट्री के थोड़े ऐसे ही होने वाले हैं।
ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 67, ये भी हिस्ट्री का क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू द चचनामा व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ द इंडस कंट्री इन द 6th और 7th सेंचुरी में? चचनामा के अकॉर्डिंग इंडस कंट्री की जो कैपिटल थी वो क्या? तो इसका ऑप्शन है बी नंबर का, अरोड़ जो थी वो इंडस कंट्री की कैपिटल हुआ करती थी। फिर क्वेश्चन नंबर 68, हु इज द क्रिएटर ऑफ द मुगल टेक्स्ट मसीर आलमगिरी? तो मसीर आलमगिरी का कौन क्रिएटर था? तो ये था शकी मुस्तैद खान। और ये जो मशीर आलमगिरी लिखी गई थी वो औरंगजेब एक आलमगीर के नाम से उनको जानते थे, इसलिए उनके नाम पर लिखी गई थी। ठीक है, तो ये 2-3 क्वेश्चन जो थे हिस्ट्री के वो काफी टफ थे, कहाँ से आए किसी को नहीं पता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी हिस्ट्री का है। इन व्हाट कॉन्टेक्स्ट डज द पनाही एंड द उपाना मेंशन इन द मिडिवल इंडियन हिस्ट्री? ठीक है, तो पनाही और उपाना क्या है? शूज की वेराइटी है, फुटवेयर्स की वेराइटी है। ठीक है, स्ट्रैप्स वाली जो फुटवेयर्स होती है जिसको कॉमन मैन पहनते थे उसको पनाही और उपाना बोलते थे। क्लियर? फिर है क्वेश्चन नंबर 17, हु फाउंडेड द आदि समाज? देखो आदि ब्रह्मो समाज जो है, देखो ब्रह्मो समाज तो राजा राम मोहन रॉय ने स्टैब्लिश किया था, और आदि ब्रह्मो समाज जो था वो देवेंद्रनाथ टैगोर ने स्टैब्लिश किया था। तो ए और सी ये दोनों ऑप्शन थे, इसको एलिमिनेट कर दिया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 71, इन विच ईयर द लास्ट इलेक्शन ऑफ द इंडियन लेजिस्लेचर अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 वाज हेल्ड? तो 1945 में लास्ट इलेक्शन हुए थे, 2 इलेक्शन हुए थे इस एक्ट के अकॉर्डिंग। एक तो था 1926 में हुआ था और एक 1945 में हुआ था। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द फर्स्ट डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? कौन पहले नॉमिनेटेड डेप्यूटी चेयरमैन थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के? तो ये थे एच.सी. मुखर्जी। पहले जो इलेक्टेड प्रेसिडेंट थे वो कौन थे? इलेक्टेड चेयरमैन जो थे वो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और डेप्यूटी चेयरमैन कौन थे? ये एच.सी. मुखर्जी थे। ठीक है, तो पहले चेयरमैन कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे। क्लियर? फिर बाद में राजेंद्र प्रसाद को एज अ प्रेसिडेंट भी बना दिया था, और एच.सी. मुखर्जी को क्या बना दिया था? वाइस प्रेसिडेंट बना दिया था। पहले ये चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन थे। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 73, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज अप्रोप्रिएट रिगार्डिंग द मैसेज टू कॉल जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउसेज अंडर द आर्टिकल 102? 108 आर्टिकल जो है उसके अंडर में क्या बुलाई जाती है? सिटिंग, जॉइंट सिटिंग बुलाई जाती है दोनों हाउसेस की। ये किसका इंटेंशन पे बुलाई जाती है? प्रेसिडेंट के इंटेंशन पे बुलाई जाती है। और इसको हेड कौन करता है? स्पीकर ऑफ द लोकसभा करता है। ये जरूर याद रखिए, लोगों को लगता है कि प्रेसिडेंट ही हेड करता है, स्पीकर ऑफ लोकसभा ही इसको हेड करता है। कभी भी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा इसको कभी भी हेड नहीं करता। अगर स्पीकर प्रेजेंट नहीं है तो डेप्यूटी स्पीकर करेगा, अगर स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर दोनों प्रेजेंट नहीं है तो डेप्यूटी चेयरमैन करेगा। ठीक है, राज्यसभा का, लेकिन चेयरमैन नहीं करेगा, क्योंकि चेयरमैन जो होते हैं वो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, इसलिए वो इस पोस्ट को क्या नहीं कर सकते? चेयर नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 74, आर्टिकल 24 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोहिबिट्स द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द चाइल्ड इन द फैक्ट्रीज रिलेटेड टू द हैजार्डस वर्क। आर्टिकल 24 जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, वो क्या करता है? चाइल्ड का एम्प्लॉयमेंट रोकता है फैक्ट्रीज में। तो ये कैसा प्रोहिबिशन है? एब्सोल्यूट है, पार्शियल है, रीजनेबल है, या मोरल प्रोविजन है? तो एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन क्या है? आप किसी भी चाइल्ड को हैजार्डस फैक्ट्री में जॉब नहीं करवा सकते हो। क्वेश्चन नंबर 75, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द आर्टिकल 368? आर्टिकल 368 आपको पता हो तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट का आर्टिकल है, और इससे 2 तरीके से अमेंडमेंट किया जाता है। या तो क्या हो, पहला तो होता है स्पेशल मेजोरिटी और पार्लियामेंट के थ्रू, दूसरा हो सकता है स्पेशल मेजोरिटी और पार्लियामेंट को साथ में हाफ ऑफ दी स्टेट्स का रेटिफिकेशन किया गया हो। ठीक है, अब इसके ऑप्शंस देख लो। आर्टिकल 368 वाज अमेंडेड बाय द 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1971, इसमें अमेंड किया गया था। आर्टिकल 368 वाज अमेंडेड बाय द 101st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2016, ये दोनों में अमेंड किया गया था। 101st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में क्या था? जीएसटी था, जीएसटी के अकॉर्डिंग आर्टिकल 368 को अमेंड किया गया था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? 75th का सी है, बोथ 1 and 2 आर ट्रू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 76, हु अमंग द फॉलोइंग गवर्नर्स ऑफ मध्य प्रदेश हैज बीन द चीफ मिनिस्टर ऑफ द हरियाणा? कौन से मध्य प्रदेश के गवर्नर थे जो चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं हरियाणा के? तो इसका आंसर है डी ऑप्शन, डॉक्टर भगवत दयाल शर्मा। ठीक है, तो भगवत दयाल शर्मा जो थे वो चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं हरियाणा के। क्वेश्चन नंबर 77, विच ऑफ द फॉलोइंग चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश हैव नॉट हेल्ड द ऑफिस ऑफ द लीडर ऑफ अपोजिशन इन द मध्य प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली? कौन से चीफ मिनिस्टर हैं मध्य प्रदेश के जिन्होंने लीडर ऑफ अपोजिशन का पोस्ट कभी भी नहीं लिया है मध्य प्रदेश की लेजिस्लेटिव असेंबली में? तो इसका ऑप्शन है दिग्विजय, मोतीलाल बोहरा, और बीरेंद्र कुमार सकलेचा, और ये क्या है? श्याम चरण शुक्ला। तो ये दोनों तो अपोजिशन में रहे हैं, ये दोनों नहीं रहे हैं।
दिग्विजय सिंह और मोतीलाल नेहरू। ठीक है, दिग्विजय सिंह 10 ईयर्स के लिए हमारे एमपी के सीएम रहे हैं। ठीक है, तो कौन सा करेक्ट है? ओनली 1 and 2 आर करेक्ट है। ठीक है, ये 4 ऑप्शंस दिए थे उसके, तो 1 और 2 करेक्ट है। कौन कौन? दिग्विजय सिंह और मोतीलाल वोहरा, ये दोनों सीएम जो है वो कभी भी अपोजिशन पार्टी के मेंबर्स नहीं रहे हैं। ठीक है, तो इस टाइप के पॉलिटी की क्वेश्चन एमपीजीके में से पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 78, सिलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द प्रोसीडिंग्स ऑफ द मध्य प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली। तो सबसे पहले तो क्या आएगा? ओथ आएगा, फिर गवर्नर एड्रेस करता है, फिर मिनिस्टर्स का इंट्रोडक्शन होता है, फिर डेथ मेंशन की जाती है। तो इसका आंसर क्या हो गया? 3214, 3241, सॉरी, बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, 78 का बी। Who among the following Chief Justice of Madhya Pradesh High Court has not been the judge at the Supreme Court of India? कौन से चीफ जस्टिस है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जो कि जज नहीं रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में? तो 79 का आंसर क्या होगा? 79 का ऑप्शन है सी ऑप्शन। ठीक है, जस्टिस एस के झा जो है वो कभी भी सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं रहे। क्वेश्चन नंबर 80, the provision of the reservation of the seats for the scheduled tribes and municipality in the Madhya Pradesh have been made under the which of the following articles of the Constitution of India? तो 80th का क्वेश्चन का आंसर है ए ऑप्शन। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा फैक्चुअल क्वेश्चन पूछ रहा है 243 का टी का 1 नंबर का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 81, व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल फॉरेस्ट एरिया ऑफ मध्य प्रदेश टीक्स आर फाउंड? ठीक है, कहाँ पे सबसे ज्यादा टीक फॉरेस्ट कितना परसेंट मिलता है? तो अबाउट 20% है। इंडिया मतलब एमपी में जो टोटल फॉरेस्ट है, टीक फॉरेस्ट एरिया, वो कितना है? 17.88% है। ये मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी में हम जब पढ़ेंगे तब हमको ये आता है कि कितना टीक फॉरेस्ट एरिया जो है वो मध्य प्रदेश में आता है। मेन एरिया कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं? बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी और मंडला में ये पाया जाता है। क्लियर? फिर क्वेश्चन नंबर 82, बेतवा रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम। बेतवा जो रिवर है वो कहाँ से ओरिजिनेट होती है? तो ये विंध्यान हिल से ओरिजिनेट होती है और ये नॉर्थ की साइड फ्लो करती है, नॉर्थ ईस्ट के साइड फ्लो करके किस में मर्ज हो जाती है? यमुना में मर्ज हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 83, इन विच पार्ट ऑफ द मध्य प्रदेश एनुअल वेरिएशन इन टेम्परेचर इज मैक्सिमम? एनुअल वेरिएशन तो सबसे ज्यादा मैक्सिमम कहाँ पे होता है? नॉर्दर्न एरिया में होता है। देखो, ग्वालियर और शिवपुरी वाले साइड का एरिया का जो टेम्परेचर, वहाँ एनुअल वेरिएशन बहुत ज्यादा होता है। ठंड में वहाँ का टेम्परेचर हो जाता है 0 to 4 ऐसे चलता है, और गर्मी में वहाँ का टेम्परेचर हो जाता है 48 47। तो इस वजह से एनुअल टेम्परेचर जो रेंज है वो काफी ज्यादा है नॉर्दर्न एरिया में। एवरेज टेम्परेचर इंक्रीज इन द समर इन मध्य प्रदेश, कहाँ से इंक्रीज होता है? साउथ से लेके नॉर्थ तक, क्योंकि हमको पता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारा जो मध्य प्रदेश है उसका जो साउथ वाला पोर्शन है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मध्य प्रदेश से जाती है, तो साउथ वाला जो पोर्शन है वहां पे क्या होता है? वो हमारा हीट सरप्लस जोन में आता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे और इक्वेटर के पास वाले रीजन में। लेकिन उससे भी ज्यादा टेम्परेचर आपको इंटीरियर वाले पार्ट में देखने को मिलता है। ग्वालियर में सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर पाया जाता है। इस वजह से हम बोल सकते हैं कि जो साउथ से हम नॉर्थ की तरफ जाते हैं मध्य प्रदेश में, तो टेम्परेचर क्या होता है? इंक्रीज होता है। साउथ से नॉर्थ, नॉर्थ साउथ, ईस्ट वेस्ट, ये डायरेक्शन याद रखना। साउथ से नॉर्थ की तरफ जाते हैं तो क्या होता है? हमारा टेम्परेचर इंक्रीज होता है। नॉन मेटेलिक मिनरल इज, इनमें से नॉन मेटेलिक मिनरल कौन सा है? मार्बल, क्योंकि उसी में ही सिर्फ मेटेलिक प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती, उसके अलावा मैंगनीज में, सिल्वर में, लेड में, सब में नॉन मेटेलिक मिनरल की प्रॉपर्टी, सॉरी, सिल्वर, मैंगनीज और लेड ये तीनों मेटल्स हैं, जबकि जो मार्बल है ये नॉन मेटल है। ठीक है, देर आर हाउ मेनी पेयर्स ऑफ द क्रैनियल नर्व्स इन द ह्यूमंस? ह्यूमन में कितनी क्रैनियल नर्व्स होती हैं? तो 12 क्रैनियल नर्व्स ह्यूमंस में होती है। द पिरामिड ऑफ द एनर्जी इन एन इकोसिस्टम इज ऑलवेज अपराइट होता है, ऐसा होता है पिरामिड ऑफ द एनर्जी। ये साइंस का क्वेश्चन है। ठीक है, द मोनोसोडियम ग्लूटामेट एमएसजी फूड इज यूज्ड एज अ फ्लेवर एनहांसर की तरह यूज किया जाता है। एमएसजी की ही बहुत ज्यादा क्वांटिटी को यूज किया जा रहा था मैगी में, इस वजह से मैगी को बीच में बैन कर दिया गया था। और एमएसजी का यूज कहाँ किया जाता है? चाइनीज फूड में ज्यादा किया जाता है। ठीक है, टेस्ट एनहांसर की तरह इसका यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 89, द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट वाज मेड इन, कौन से ईयर में बनाया था? 2005 में बनाया था, क्योंकि 2004 में जब सुनामी आई थी उसी के बाद डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट को बनाया गया था। सुनामी कहाँ आई थी? चेन्नई में आई थी। ठीक है, तमिलनाडु में। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 90, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज रिलेटेड टू कोरोना वायरस? तो ये तो भाई सबको पता होगा, कोविड-19। क्लियर? कोविड-19 का फुल फॉर्म भी याद रखिए, कोरोना वायरस डिसीज 2019 में आई थी, इसलिए कोविड-19 इसको बोलते हैं। विच इज नॉट अ टाइप ऑफ द सेकेंडरी मेमोरी? इनमें से कौन सा जो है वो सेकेंडरी मेमोरी का टाइप है? नहीं है।
सॉलिड स्टेट ड्राइव जो है वो सेकेंडरी मेमोरी होती है, हार्ड डिस्क भी सेकेंडरी मेमोरी होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी नहीं होती है, यूएसबी ड्राइव ये भी क्या होती है हमारी सेकेंडरी मेमोरी होती है। रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है वो मेन मेमोरी होती है, सीपीयू जिसको डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है, और जैसे कि हम स्विच ऑफ कर देते हैं तो रैंडम एक्सेस मेमोरी में जो भी डेटा होता है वो क्या हो जाता है, क्लियर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 92, व्हाट इज द एक्सएमएल स्टैंड फॉर? एक्सएमएल का स्टैंड का मतलब क्या होता है, एक्सटेंसिव मार्कअप लैंग्वेज। ये सब किसके क्वेश्चन है, ये वाला और ये वाला कंप्यूटर का क्वेश्चन है, ठीक है। इसका मतलब होता है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, और ये वेबसाइट बनाने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 93, माइक्रोवेव्स आर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैविंग फ्रीक्वेंसी इन द रेंज ऑफ। तो माइक्रोवेव्स की फ्रीक्वेंसी रेंज होती है 1 गीगाहर्ट्ज से 300 मेगाहर्ट्ज के बीच में, ठीक है। और ये क्वेश्चन है आपका साइंस से, आपने साइंस में फ्रीक्वेंसी रेंज हुआ, साउंड की रेंज हुआ, ऑडिबल साउंड की रेंज कितनी होती है 20 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज, ये लास्ट ईयर के पेपर में था, और इस ईयर के पेपर में माइक्रोवेव की फ्रीक्वेंसी रेंजेस है, तो ये फ्रीक्वेंसी रेंज आपको जरूर याद रखनी है। ब्लोफिश इज अ टाइप ऑफ, ब्लोफिश क्या किसका टाइप है, सिमेट्रिक इंक्रिप्शन एल्गोरिथम का एक टाइप है, ठीक है। व्हाट डज प्यूमा स्टैंड्स फॉर? प्यूमा का मतलब क्या होता है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रोबोटिक्स के कॉन्टेक्स्ट में प्यूमा का क्या मतलब होता है, ठीक है। प्यूमा का मतलब होता है प्रोग्रामेबल यूनिवर्सल मशीन फॉर दी असेंबली, ठीक है। ये इसका मतलब होता है 95th का सी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन है, 95th का सी ऑप्शन है। एक और बार देख लीजिए, प्रोग्रामेबल यूनिवर्सल मशीन फॉर दी असेंबली। 96, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस का दूसरा क्वेश्चन, विच डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश इज हैविंग अ हाईएस्ट सेक्स रेशियो? किसका हाईएस्ट सेक्स रेशियो? देखो 2011 वाला जो सेंसस है वो आपको इंडिया का भी करना है प्लस एमपी का भी करना है, ये दोनों जरूर करने हैं, ठीक है, इंडिया एंड एमपी का। तो कहाँ पर आता है सबसे ज्यादा हाईएस्ट सेक्स रेशियो जो है वो बालाघाट का है, 1027 है आई थिंक, ठीक है, एक बार चेक कर लीजिएगा डेटा। फिर 97, ग्रोथ रेट इन द क्रॉप सेक्टर ऑफ मध्य प्रदेश फॉर द ईयर 2016 से 17 के बीच में कितना रहा था, ठीक है। तो इसका आंसर है 34.14 रहा था ग्रोथ रेट क्रॉप सेक्टर में। क्वेश्चन नंबर 98, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल इज ओनली फाउंड इन मध्य प्रदेश? ये तो सबको पता है, डायमंड पन्ना में मिलता है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 99, इन विच सिटी मध्य प्रदेश ट्राइबल म्यूजियम इज सिचुएटेड? देखो म्यूजियम कहाँ है, अकेडमी कहाँ है, इसके ऊपर क्वेश्चन जरूर आता है, 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, 2 या 3 क्वेश्चन हमको पूरे पेपर में मिले हैं। तो ये जो है किस सिटी में सिचुएटेड है, तो ये भोपाल में सिचुएटेड है, ठीक है, ट्राइबल म्यूजियम। क्वेश्चन नंबर 100, आकांक्षा स्कीम जो है वो किससे रिलेटेड है? कोचिंग फॉर दी शेड्यूल ट्राइब स्टूडेंट्स फॉर दी कॉम्पिटेटिव एग्जाम, ए ऑप्शन ही करेक्ट है। इसमें कोई भी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का जो स्टूडेंट है अगर वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहता है और अगर उसके 10th में 60% मार्क्स हैं तो उसको आकांक्षा स्कीम के अंडर में क्या दिया जाएगा, स्कॉलरशिप दिया जाएगा, ठीक है। ये तो हो गए हमारे एमपीपीएससी 2020 के पेपर 1 के सारे 100 क्वेश्चन। पेपर 2 जो होता है वो क्वालिफाइंग पेपर होता है, सी सेट जैसा पेपर होता है, वो इतना मतलब बहुत इजीली आप कर सकते हो, लेकिन ये जो 100 क्वेश्चन है वो किस टाइप के आते हैं इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको अब एग्जाम के लिए क्या क्या प्रिपरेशन करना है। तो आपको सारे प्रीवियस ईयर के पेपर जो है वो अपलोड करूंगी। ये पहला पेपर पूरा हमारा कंप्लीट हो गया, सेकंड अब इसके बाद आएगा 2019 का एमपीपीएससी का पेपर, ठीक है। चलिए, अगर आपको वो वीडियो देखना है तो प्लीज मेरे चैनल सिविल सिग्नल पर जाके, सिविल सिग्नल पे प्लेलिस्ट बना हुआ है प्रीवियस ईयर पेपर्स ऑफ एमपीपीएससी, तो आप वहां से जाके क्या कर सकते हैं, वो पेपर्स निकाल सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।